हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बेटा अपना एक जो चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, है ना। चैप्टर नंबर 6 का अपने पास में लास्ट क्लास में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 में कि टेंजेंट एंड नॉर्मल्स क्या होती है, टेंजेंट्स क्या होती है, नॉर्मल्स क्या होते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल, जैसा कि थोड़ा बहुत अपने पास में छोटी क्लासों को अपन थोड़ा सा रिकॉल करें तो दिमाग में कुछ चीज़ें आती है। टेंजेंट्स मतलब एक सर्कल को टच करते हुए ऐसी कुछ एक लाइन जाती थी, ये ऐसी कुछ अपने पास में एक लाइन रोकी थी सर्कल को टच करते हुए जा रही थी। तो ऐसा कुछ अपने दिमाग में थोड़ा बहुत रिकॉल हो रहा है कि सर इसका नाम हमने टेंजेंट रखा था, कि ये हमारे पास में टेंजेंट्स थी। ऐसी कुछ लाइंस होती थी जिसको आपके पास में है टेंजेंट्स होती थी। नॉर्मल्स, नॉर्मल देखो बेटा, नॉर्मल यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है नॉर्मल, ये जो वर्ड आपके पास में लिखा हुआ है नॉर्मल्स, बेसिकली नॉर्मल्स को जहाँ पे भी नॉर्मल वर्ड होता है वहाँ यूज होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का दूसरा नाम है नॉर्मल, है ना। परपेंडिकुलर का दूसरा नाम है नॉर्मल। तो ये तो हमारे पास में दो टेंजेंट्स है बच्चे अपने पास में अपने ड्रॉ की है, कोई सी भी दो टेंजेंट हो सकती है ना। जैसे हमने एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ की है, एक ए बी टेंजेंट है और एक एक्स वाई टेंजेंट है ना, दो टेंजेंट है। इसका टचिंग पॉइंट P है और इसका टचिंग पॉइंट Q है, दो टेंजेंट्स है, दोनों टेंजेंट्स है क्योंकि सर्कल को टच करती हुई जा रही है, इसलिए इसका नाम हमने रखा है टेंजेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टेंजेंट का तो कंसेप्ट हमें थोड़ा बहुत पता है ना। अब नॉर्मल किसको कहेंगे? नॉर्मल का मतलब मैंने अभी बात की कि नॉर्मल किसको कहेंगे? एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर हो। किसके परपेंडिकुलर हो? जो यहाँ पे हमारे पास में जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। मतलब यहाँ पे मैंने अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी है ना, इस P पॉइंट से लेकर के O पॉइंट तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो इस टेंजेंट के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। तो जो OP है, OP का नाम रखेंगे स्टूडेंट्स क्या? नॉर्मल। ओके, यहाँ पे भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी आपके पास में Q से लेकर के R तक, जो इस टेंजेंट XY के साथ 90 डिग्री के एंगल पे है। तो जो QR है उसका नाम क्या रखना है? उसका नाम रखना है स्टूडेंट्स नॉर्मल। तो जो QR है वो है नॉर्मल, XY क्या है? टेंजेंट, और QR क्या है? नॉर्मल। OP क्या है? नॉर्मल है, और AB क्या है? टेंजेंट है। मतलब बात हमारे दिमाग में फिक्स हो गई। एक आपके पास में लाइन है टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या हो गया? टेंजेंट एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। इतनी तो बात समझ में आ गई। जो क्या करेगी? जो किसी कर्व को किसी पॉइंट पे टच करेगी। कर्व चाहे सर्कल हो, चाहे कोई सा भी कर्व हो सकता है, चाहे आपका एलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, या सिंपल सा आपके पास में हाइपरबोला हो, कोई भी आपके पास में कर्व हो, उसके टचिंग पॉइंट पे, कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे अगर आपने एक लाइन ड्रॉ की है, दैट्स कॉल्ड अ टेंजेंट। और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक और लाइन है। ये परपेंडिकुलर लाइन सर यहाँ पे ही होगी क्या? बात इंपॉर्टेंट समझना कि सर ये आपके पास में परपेंडिकुलर लाइन इसी पॉइंट पे ड्रॉ की जाएगी क्या? हमने इस पॉइंट पे ड्रॉ किया गया, तो सर क्या ये टेंजेंट ये नॉर्मल रहेगा कि नहीं रहेगा? स्टूडेंट समझेंगे कि अगर ये कर्व प्रेजेंट है, समझना, अगर ये कर्व प्रेजेंट है तो आप इस टेंजेंट के ऊपर कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करोगे वो नॉर्मल होगा। लेकिन एक सिंपल सी आपके पास में लाइन है, इसको अपने पास में नॉर्मल, अगर ये परपेंडिकुलर है तो आपके पास में इसको आप नॉर्मल कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना आपके पास में। तो क्यों नॉर्मल कह सकते हैं, बट ये जो लाइन होगी आप इसको टेंजेंट नहीं कह सकते, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आपका कोई कर्व नहीं प्रेजेंट है। कोई कर्व प्रेजेंट होगा तब एक लाइन टेंजेंट होगी, और उसके परपेंडिकुलर लाइन का नाम क्या रखा गया है? नॉर्मल रखा गया। आपके पास में यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ की गई है AB, जिसको टेंजेंट तो आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सर यहाँ पे कोई कर्व नहीं दिखेगा, किसी का टचिंग पॉइंट नहीं बना रही है। तो ये आपके पास में, तो इस लाइन को नॉर्मल कहेंगे। हाँ, एक नॉर्मल कह सकते हैं, बट लेकिन नॉर्मल नहीं है। बेसिकली आपके पास में ये क्या है? ये आपके पास में परपेंडिकुलर है ना स्टूडेंट्स। ये आपके पास में क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है आपके पास है। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब जो 90 डिग्री के एंगल पे होती है वो आपकी लाइन कौन सी रहेगी? परपेंडिकुलर लाइन रहेगी। ओके, तो बात आगे समझ में कि नॉर्मल किसको कहना है आपके पास में, और यहाँ पे अपने को टेंजेंट और नॉर्मल किसको कहना है? एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को टच करती हुई जाएगी उसको तो कहेंगे स्टूडेंट टेंजेंट, और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की गई है तो उसको अपन कहेंगे नॉर्मल। चाहे वो यहाँ ड्रॉ करो, चाहे यहाँ करो, चाहे यहाँ को किसी भी पॉइंट पे अपने पास में ड्रॉ किया जा सकता है, उसको कहेंगे नॉर्मल। अपने यहाँ पे केवल उसी पॉइंट पे टच किया जा रहा है जहाँ पे आपके पास में अपने क्या है? टेंजेंट ड्रॉ की गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक चीज़ आपके पास में। अब जरूरी नहीं है कि सर्कल हो, सर्कल की जगह कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स। हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, कोई सा भी हो सकता है, जिसको आपके पास में क्या करना है? उसको बताना है आपके पास में क्या? कि वो टेंजेंट है। अब टेंजेंट क्या है? टेंजेंट स्टूडेंट्स एक स्ट्रेट लाइन है, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्या है ये एक स्ट्रेट लाइन है। नॉर्मल भी क्या है? ये भी एक सर स्ट्रेट लाइन है। बिल्कुल अपने पास में ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ना।
ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन है। तो आपको दो चीज़ें पूछी जाएगी स्ट्रेट लाइन के बारे में, सारी वो चीज़ है जो हमने 11th क्लास में पढ़ी है। क्या क्या पढ़ा है स्ट्रेट लाइन के बारे में? हमने सर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। वो सारा स्लोप, वो सारी लाइन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आने वाली है कि एक स्ट्रेट लाइन जो हमने पढ़ी है, स्ट्रेट लाइन चाहे वो टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल हो, हमने दो स्ट्रेट लाइन पढ़ी। एक स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन होगी, तब स्लोप में कितना डिफरेंस होगा। स्ट्रेट लाइन के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपके पास में स्लोप में क्या डिफरेंस होगा। तो टेंजेंट की बात करें तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट्स। नॉर्मल की बात करें तो वो भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब कि 11th क्लास का चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन आपको आना चाहिए, वो आएगा तो भी बात बनेगी, बाकी नहीं तो स्ट्रेट लाइन के अंदर आपके पास में कहेगा स्ट्रेट लाइन का भैया स्लोप बताओ, स्लोप बताना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ, इक्वेशन बतानी पड़ेगी। सारी चीज़ें इक्वेशंस बताओ तो इक्वेशंस बतानी पड़ेगी। नॉर्मल के लिए स्लोप बताओ तो नॉर्मल के लिए स्लोप बताना पड़ेगा। इक्वेशन बताओ तो इक्वेशन बतानी पड़ेगी। फॉर्मूले सारे वही लगेंगे जो हमने 11th क्लास में पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्लोप है, जब अपन स्लोप की बात करेंगे, यहाँ पे जब स्लोप की बात करेंगे, चाहे वो स्लोप बेटा टेंजेंट का हो, चाहे वो स्लोप आपके पास में किसका हो, नॉर्मल का हो। मतलब ये वाला जो स्लोप आपके पास में है वो टेंजेंट का हो चाहे स्लोप नॉर्मल का हो, है ना। दोनों में परपेंडिकुलर का डिफरेंस होता है। हमने 11th क्लास के अकॉर्डिंग स्लोप क्या होता था, एक का m1 नाम दे देते, एक का नाम क्या दे देते, m2 दे देते। यही तो करते थे। स्लोप आपके पास में टेंजेंट और स्लोप ऑफ द नॉर्मल आपके पास में m1 और m2 नाम रख देते, एक का नाम m1 है, एक का नाम m2 है। तो ये जो m1 है उसका नाम यहाँ पे आपको रखना है dy/dx। आई बात समझ में? मतलब जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है विथ रेस्पेक्ट टू y ऑफ द गिवन फंक्शन आपके पास में, जो विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ द गिवन फंक्शन y, दैट्स कॉल्ड अ स्लोप। उसका नाम क्या रखा गया स्टूडेंट्स, dy/dx को क्या नाम रखना है, स्लोप। चाहे इसका भी अपने पास में स्लोप निकालना है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल आपके पास में अगर नॉर्मल है और टेंजेंट है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में स्लोप क्या होता था, परपेंडिकुलर में m1 m2 -1 होता था। तो m2 इक्वल कितना होता था, माइनस का 1/m1 होता था। सीधी बात ये है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अब अपने पास में इसको क्या करेंगे, -1/dy/dx कर देंगे। भैया m1 का नाम क्या रखा, dy/dx, तो ये हो जाएगा हमारा स्लोप किसका, नॉर्मल का। कितना, मतलब जो भी वैल्यू आएगी टेंजेंट की उसका -1 रेसिप्रोकल कर देंगे तो स्टूडेंट्स किसका स्लोप आ जाएगा, -1 इज रेसिप्रोकल ऑफ अ स्लोप ऑफ नॉर्मल, और आपके पास में dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट। आई बात समझ में? तो मतलब जो इक्वेशन में जहाँ m होता था वहाँ क्या लगाना है, वहाँ आपको dy/dx लगाना है। सीधी बात समझ में है। जो स्लोप आपके पास में था उसकी जगह आपको क्या लगाना है स्टूडेंट्स, उसकी जगह आपके पास में क्या लगाना है, उसकी जगह आपको लगाना है dy/dx। तो उसकी जगह आप dy/dx लगाओगे स्टूडेंट्स तो क्या निकल जाएगा आपके पास में, स्लोप निकल जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा। फिर आपको क्या कहेगा, ये कहेगा भैया इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ। तो आपको इक्वेशन भी बतानी पड़ेगी, इक्वेशन भी बतानी पड़ेगी। तो इक्वेशन भी निकालेंगे। इक्वेशन निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था आपके पास है, वापस थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ कि आपके पास में इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी, y - y1 इज इक्वल्स टू mx - x1 था। स्टूडेंट्स थोड़ा याद आ रहा हो दिमाग में, अगर आपके पास में mx - x1 था, ये इक्वेशन ऑफ लाइन थी। तो यहाँ पे क्या होगी, कौन है लाइन, कौन है सर, टेंजेंट भी लाइन है, बिल्कुल नॉर्मल भी लाइन है, बस केवल आपके पास स्लोप का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - y1 एज इट इज रहेगा। स्लोप की जगह हमने क्या था, क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा स्लोप की जगह, और आपके पास में बाकी बची हुई वैल्यू क्या हो जाएगी, x - x1 एज इट इज। ये आपके पास में एज इट इज हो जाएगा सेम। मतलब जो डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स वो समझेंगे किसकी जगह आ रहा है, m की जगह वो कितना आ रहा है, वो आपके पास में dy/dx आ रहा है। बाकी सभी की वैल्यू वो की वही रहेगी, कंडीशन वो की वही रहेगी। केवल और केवल क्या चेंज हो जाएगा, स्लोप चेंज हो जाएगा। m था जो वो कितना बन जाएगा, dy/dx बन जाएगा। तो सब नॉर्मल की इक्वेशन, या नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आप निकाल सकते हो कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी होगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y - y1 एज इट इज रखना है, -1/dy/dx निकालना है, d/dx निकालेंगे, x - x1 निकालेंगे, तो दैट इज इक्वेशन ऑफ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, नॉर्मल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, इस तरीके से टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, दोनों की दोनों लाइन ही है आपके पास में। तो स्ट्रेट लाइन का जो कंसेप्ट था वही स्टूडेंट्स हमें यूज़ करना है, वही सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो टेंजेंट और नॉर्मल में बेसिकली क्या पढ़ना है आपको समझ में आ गया है ना। टेंजेंट इज बेसिकली स्ट्रेट लाइन, तो अपने को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए कहेगा, स्लोप निकालने के लिए रहेगा, डिफरेंट कंडीशंस में। वही कंडीशन जो वापस रिकॉल कर रहा हूँ जो 11th क्लास में पढ़ी थी, इसलिए 11th क्लास की चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर 11th क्लास की चीज़ें याद नहीं है तो आप चैप्टर नंबर 10 जो स्ट्रेट लाइन है आपके पास में, आप उसको वापस देखो, उसको वापस समझो,
और समझने के बाद उसको वापस क्या करो, वापस अपने पास में यहाँ 12th क्लास की एक्सरसाइज उसको समझने के बाद करो तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें वही है जो अपने पास में अपन ने 11th क्लास के अंदर पढ़ी थी, वो ना नाम केवल चेंज कर दिया, टेंजेंट और नॉर्मल नाम रख दिया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वो की वही है, मतलब लाइन की इक्वेशन वो की वही है। तो बेटा इसी पे बेसिस से हमारी एक्सरसाइज है आपके पास में, एक्सरसाइज जो है हमारे पास में वो इसी पे बेसिस है 6.3 आपके पास में एक्सरसाइज करते हैं कि 6.3 एक्सरसाइज में आपको क्या करना है ना। इसी पे बेसिस से हमारी 6.3 एक्सरसाइज कि एक्सरसाइज 6.3 आपके पास में कैसी है, समझ में आ गया होगा टेंजेंट किसको कहना है और नॉर्मल किसको कहना है स्टूडेंट्स, है ना। आपको समझ में आ गया होगा टेंजेंट और नॉर्मल। चलते स्टूडेंट 6.3 एक्सरसाइज की जो हमारे बुक की है, क्या कहता है क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व आपके पास में गिवन है, उस कर्व के लिए आपको क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास में ये कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू 3x पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल्स टू 4, है ना। बहुत सिंपल सा है। आपको क्या करना है, आपके पास में स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने की बात कह रहा है आपके पास में ये कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट आपके पास में आप फाइंड करो कि क्या रहेगा स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल सा हो गया क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, अभी अपन ने स्लोप क्या था कि स्लोप क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, dy/dx है। तो आपका जो क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 3x पावर 4 माइनस 4x, ओके। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, ये 4 आगे आ जाएगा 12x पावर 3 माइनस का 4। भाई x था तो आपके पास में ये था। अब कहाँ पे निकालना है, एट x इज इक्वल्स टू 4। तो कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका समझेंगे। कैसे लिखना है, dy/dx लिखेंगे, यहाँ पे नीचे लगाएंगे एट x इक्वल्स टू 4 और आपकी जो वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई 4 क्यूब माइनस का 4, है ना। आपके पास में देखो कैसे किया हमने इसको, इसमें केवल आपके पास में वैल्यू पुट करनी है कि 12 4 आपके पास में बेटा स्टूडेंट्स 4x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास में, और आप इसको सॉल्व करोगे तो 764 आपके पास में क्या आ जाएगा आपका आंसर, है ना। 4 का क्यूब कर देंगे आपके पास में 64, 12 इंटू 64 माइनस का 4 करेंगे तो दैट इज 764। तो इस तरीके का स्लोप निकालना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, स्लोप हमने निकाल ही गया, है ना। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में कुछ इसी तरीके का कहना चाह रहा है अपने को। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x इज नॉट इक्वल्स टू 2। सबको पता है 2 नहीं हो सकता है क्योंकि 2 होते ही इन्फिनिट हो जाएगा। x इक्वल्स टू कहाँ तक, 10 तक आपके पास में स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपके पास में आपको निकालना है। क्वेश्चन मार्क देखते हैं आपके पास में, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है एट x इक्वल्स टू 10 पे, x इक्वल्स टू 10 पे कितना हो जाएगा। देखिए समझे, आंसर सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपका जो फंक्शन गिवन है आपके पास में, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। आई बात समझे कि आपके पास में डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करना है, लेकिन समझेंगे कि यह क्या फंक्शन है। ये है f(x/gx), 2 का डिवीजन है तो 2 के डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे। dy/dx इज इक्वल्स टू, है ना, ये आपके पास में dy/dx इज इक्वल्स टू, थोड़ी सी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। dy/dx इज इक्वल्स टू क्या कहता है अपने पास में, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब x माइनस 2 का तो करना है स्टूडेंट्स स्क्वायर, x माइनस 2 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 वो हो जाएगा 1 माइनस आपके पास में x माइनस 1 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 2 कितना हो जाएगा आपके पास में e, दैट इज x माइनस 2 नोमिनेटर माइनस x और प्लस 1 अपॉन कितना, अपॉन x माइनस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, दैट इज व्हाट dy/dx। स्टूडेंट्स आपका dy/dx हो गया, ये मैंने देखा dy/dx हो गया ये, है ना। अब देखो क्या करेंगे, तो देखो बेटा x से x तो आपके पास में कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा माइनस का 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और आपको dy/dx का निकालना है, देखो क्वेश्चन में dy/dx का निकालना है, स्लोप का निकालना है। एट x इज इक्वल्स टू 10 पे, देखो 10 पे पूछ रहा है, 10 पे निकालना है आपके पास में। 10 पे निकालो भैया, कितना हो जाएगा, 10 पे निकालेंगे स्टूडेंट्स तो 10 पे कितना हो जाएगा, 10 पे हो जाएगा आपके पास में -1 अपॉन 10 माइनस 2 का स्क्वायर।
तो -1/10 - 2 कितना 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, दैट इज -1/64 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका स्लोप कि आपको स्लोप को किस तरीके से निकालना है। समझ में आ गई बात अपने को कि किस तरीके से आपको स्लोप निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास में सेकंड क्वेश्चन था, है ना। तो इस तरीके के आपके पास में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। अब थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये दे रखा है, मैं थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड मैंने कराया स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अपनी बुक में देख सकते हो आप। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x³ - x+1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। x कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब x की वैल्यू 2 है। यहाँ पे ये भी लिख के दिया है x कोऑर्डिनेट, पहले क्वेश्चन के अंदर x कोऑर्डिनेट 4 था, दूसरे क्वेश्चन के अंदर x कोऑर्डिनेट 10 था। अब इसके अंदर क्या लिया, इसने ये कहा है कि x कोऑर्डिनेट आपके पास में कितना है, x कोऑर्डिनेट आपका 2, मतलब x की वैल्यू 2 दे रखी है, dy/dx निकालना है और x की वैल्यू कितनी पुट करनी है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है। तो थर्ड क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। यहाँ पे आपको x³ - x+2 है एट द पॉइंट विच x कोऑर्डिनेट इज 3, वापस x की वैल्यू 3 दे रखी है आपके पास में, जहाँ पहले में 4 दे रखी थी, दूसरे में 10 है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको 2 दे रखी है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर 3 दे रखी है। तो आप फोर्थ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, ये क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, जो मैं कराऊंगा आपके पास में। किस तरीके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखना है, क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरीके से करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको जो आपके पास में थर्ड और फोर्थ है वो आपको करना है होमवर्क। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये करना है स्टूडेंट्स कि आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। किसका स्लोप फाइंड करना है, नॉर्मल का। स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड करना है। ये कह रहा है कि x = a cos³ थीटा है, y = स्टूडेंट a sin³ थीटा है, एट थीटा = π/4 पे स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आपने सबसे पहले क्या निकाला बेटा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, लेकिन इस प्रोसीजर से करेंगे तो आपके पास में एरर होने के चांसेस बहुत कम है। dy/dx निकालते हैं। तो देखिए बेटा dy/dx तो निकालना है, लेकिन आपको फंक्शन क्या दे रखा है, इन द फॉर्म ऑफ थीटा। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x = a cos³ थीटा है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dx/d थीटा स्टूडेंट्स। इधर कितना आ जाएगा, a कांस्टेंट है, 3 आगे जाएगा, 3a cos² थीटा, ये तो पावर का हो गया। अब cos थीटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का sin थीटा, तो ये sin थीटा अपन यहाँ लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं सेकंड से। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, क्या होगा, dy/d थीटा, वापिस 3 आ जाएगा, 3a sin² थीटा, और साइन का करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos थीटा। अरे भाई डिफरेंशिएशन याद कर लो वापिस, नहीं तो काम बहुत बिगड़ जाएगा। डिफरेंशिएशन के बगैर कुछ भी नहीं है। अब देखो आपको क्या लाना है, dy/d थीटा लाना है। तो हम क्या करेंगे, dy/d थीटा लाना है तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करो भैया, इक्वेशन 4th डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3rd। फोर्थ में क्या था, फोर्थ में था dy/d थीटा, और थर्ड में क्या था, dx/d थीटा। d थीटा से d थीटा तो ले भागा, dy/d थीटा कितना, 3a sin² थीटा cos थीटा अपॉन दैट इज 3a cos³ थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा। ये आपके पास में हो गया dy/d थीटा, समझ सकते हैं। ये 3a sin² थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा डिवाइड बाय 3a cos² थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा, ये आपके पास में आ गया ये। अब देखो भैया कट है, 3a से 3a कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया आपके पास में, ये 3a cos² है ना, ये स्क्वायर है, एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, बचा कौन, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो भैया इधर से कौन, इधर से dy/dx, sin थीटा अपॉन cos थीटा कौन होता है, सभी बच्चे जानते हैं tan थीटा होता है। आपको कहाँ निकालना था, dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू कितना, π/4, तो tan π/4 कितना आ जाएगा, 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx, -1/1 आपके पास में तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली बचेगा कितना, -1, जो कि आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो निकल गया आपके पास में क्या स्टूडेंट्स, ये निकल गया आपके पास में क्या, स्लोप ऑफ
किसका स्लोप निकल गया? ये आपके पास में निकल गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो कि कितना है स्टूडेंट्स? -1 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये तो भैया, है ना। हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास में कर दिए। -1 हो गया क्या? -1 आपके पास में देखो ध्यान से, -1 सही है। कैसे किया? अरे भाई एक माइनस आपके पास में, यहाँ का माइनस कहाँ गया? ये वाला माइनस था ना, -3 cos स्क्वायर साइन थीटा। ये माइनस आपके पास में कॉस के साथ में माइनस चल रहा था, ये माइनस चल रहा है, ये माइनस चल रहा है, ये tan थीटा माइनस हो गया, ये -1, तो एक तो माइनस ऊपर का और एक माइनस यहाँ का आ जाएगा आपके पास में, तो ये स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा, है ना, +1 हो जाएगा। तो +1 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, +1 आपके पास में आंसर हो जाएगा। तो आपके पास में इस तरीके का है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपने कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी यही कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x = 1 - a sin थीटा, y = b cos स्क्वायर थीटा एट द थीटा = π/2। π/2 पे निकालना है तो सेम आप यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहले टेंजेंट x dx/d थीटा निकालेंगे, dy/d थीटा निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। थीटा की वैल्यू कह रहा है, 6 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ना, थीटा की वैल्यू कह रहा है π/2 तक, तो π/2 तक निकाल के उसको क्या करेंगे? -1 रेसिप्रोकल। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी स्टूडेंट्स होमवर्क में लिख ले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको करना है, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके पास में होमवर्क में चला गया। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है ना, पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। वैसे तो ये सारी चीज़ें जो है जो हमने 11th क्लास में कर चुके हैं ना, ये सारी चीज़ें वही जो 11th क्लास में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पे मैंने लिख लिया पूरा। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आप क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है स्टूडेंट्स आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज और टू द कर्व y = x³ - 3x² माइनस आपके पास 9x + 7 माइनस का 9x + 7 है क्वेश्चन। एक सेकंड बेटा, क्वेश्चन को कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, माइनस का 9x + 7 है, इज पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल है। तो आप पॉइंट फाइंड करें, इस पैरेलल टू x एक्सिस। तो x एक्सिस के पैरेलल का कंसेप्ट दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब x एक्सिस के पैरेलल होता था तो क्या होता था? जब x एक्सिस, कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती थी तो उसका स्लोप कितना हो जाता था? dy/dx = कितना? 0, है ना, dy/dx = 0 हो जाता था। देखिए स्टूडेंट इसका अपन आंसर लिख रहे हैं, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉइंट निकालने, पॉइंट निकल जाएंगे। देखिए अपने पास में कर्व कितना है? कर्व आपके पास है y = x³ - 3x² माइनस का 9x प्लस का 7 है। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा dy/dx = 3x² माइनस का 6x और माइनस का 9। भाई ये तो क्या 3 आ गया, क्या 3x², 2 आ गया 6x और माइनस का 9 आपके पास में ये हो गया। अब देखो क्या है, 4 पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगा? पोट dy/dx = 0। सभी को पता है कि पैरेलल अगर x एक्सिस के पैरेलल तो dy/dx को अपन 0 पुट करेंगे, तो dy/dx को 0 पुट करने से क्या आ जाएगा? देयरफॉर क्या आ जाएगा आपके पास में? देयरफॉर ये आ जाएगा कि आपका जो स्लोप आया था कितना? 3x² - 6x - 9 = कितना स्टूडेंट्स? 0। 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लिया, दैट इज x² - 2x माइनस आपके पास में 3 = 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स, इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे? x² माइनस का आपके पास में समझेंगे इसको 2x है, माइनस का आपके पास में स्प्लिट कर लेते हैं इसको कि x² - 2x है -3 है, मतलब मल्टीप्लीकेशन तो आपके पास में कितना होना चाहिए? 2, और एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए आपके पास में? एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो आपके पास में 2 होना चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए आपके पास में? 3 होना चाहिए। तो देखो आपके पास में एडिशन में तो ये 2 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो x² माइनस का 3x प्लस का x और माइनस का 3 = 0 लिख सकते हैं। देखो हो रहा है, x कॉमन निकालेंगे तो x - 3 हो जाएगा, 1 कॉमन निकालेंगे तो x - 3 = 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 3 और x + 1 = 0। तो एक तो हो गया x = 3 एंड x = कितना हो गया स्टूडेंट्स? -1। वी गेट द 2 वैल्यू। एक तो x = कितना? एक तो स्टूडेंट x = 3 आ गया है और एक अपने पास में एक x = कितना आ गया आपके पास में? एक तो आ गया है x = 3 एंड x = कितना आ गया स्टूडेंट्स? -1। तो एक तो x = 3 और x = -1 आ गया। अब 2 वैल्यू x की आ गई तो 2 वैल्यू y की भी आ सकती है ना। देखिए आपके पास में व्हेन x = 3, तो इसके अंदर पुट कर लेते हैं y के अंदर,
तो y इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब आ गया स्टूडेंट्स, माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस का 7। देखो बेटा 3 का क्यूब 27 और ये भी 3 का क्यूब, ये तो इससे कैंसिल हो गया, माइनस के 27 प्लस के 7, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 20। तो पॉइंट आपके पास में कितना आ गया, फर्स्ट पॉइंट कितना आ गया आपके पास में 3,20। वैन दूसरा कितना है, वैन x इक्वल्स टू कितना -1। तो देखो -1 के लिए सॉल्व करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू कितना, y इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स -1 का क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 प्लस का 7। सॉल्व करो भैया इसको, y -1 का क्यूब -1, भाई -1 का क्यूब तो -1 आ गया, -1 का क्यूब -1 -3 क्योंकि ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऑफ 9 और प्लस ऑफ 7। तो देखो बेटा y इज इक्वल टू फाइनल कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ गया 7 और 9 और 7 हो गया 16 और 16 माइनस 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास में 12। तो सेकंड पॉइंट आपके पास में कितना आया, सेकंड पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं, सेकंड पॉइंट कितना आ गया, x तो था -1 और y कितना आ गया 12। तो एक तो ये आंसर हो गया स्टूडेंट्स और एक आंसर आपके पास में ये हो गया -1,12 वाला। तो बेटा ये आपके पास में क्वेश्चन था जिसको आपको इस tरिके से करना था, है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। पैरेलल टू x एक्सिस की कंडीशन दे रखी है और पैरेलल टू x एक्सिस की कंडीशन में देने के बाद आपके पास में ये कह रहा है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो आपने इसको सॉल्व कर दिया है और सॉल्व करने के बाद आपके पास में आ गया फर्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो तो आपके पास में आ रहा है कितना 3,20 का, और सेकंड जो पॉइंट आ रहा है जब x की वैल्यू है पुट द -1 तब आपके पास में कितना आ रहा है -1 और 12 आ रहा है। तो दोनों पॉइंट आपके पास में मिल गए हैं। तो पहला पॉइंट आपके पास में निकाल दिया आपने सेकंड पॉइंट निकाल दिया। तो इस तरीके से आपके पास में आपको पॉइंट निकालने हैं जब भी क्वेश्चन आपके पास में हो तो। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास से जो फर्स्ट पॉइंट आपके पास में था वापस में सही कर देता हूँ इसको, है ना। फर्स्ट पॉइंट जो था आपके पास में ये आपके पास में ये आंसर था और जो आपका सेकंड पॉइंट था वो आपके पास में ये आंसर है। आप इसको देख सकते हैं, कैलकुलेशन करनी है, आंसर आपके पास में आ जाएगा सामने। तो इस तरीके का आपके पास में स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7 जिसको आपको इस तरीके से करना है। तो स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपसे हो गया है तो कोई घबराने वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर अपने पास में आप 8 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास में है ना, क्वेश्चन नंबर 8 भी कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ऑफ ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट। दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड के पैरेलल है। अगर कॉर्ड के पैरेलल है इसका मतलब क्या हो गया कि उन दोनों पॉइंट से जो स्लोप आएगा वो और हमारे कर्व का जो स्लोप आएगा वो दोनों के दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। समझ में आ गई बात, क्या कह रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको ये कह रहा है, एक तो आपके पास में y = x - 2 का होल स्क्वायर है और दो पॉइंट है आपके पास में। आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 को। चलते स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि आपके पास में कर्व है y = x - 2 का स्क्वायर एट विच इज द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 और 4, 4। दो पॉइंट्स हैं, एक तो 2, 0 है स्टूडेंट्स पॉइंट और एक पॉइंट आपके पास है 4, 4। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली आपके पास में जो लाइन है उसके ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है उस टेंजेंट से आपके पास में क्या करना है, फाइंड करना है। आपके पास में क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व के ऊपर पॉइंट्स फाइंड करो जहाँ पे, कहाँ पे, पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। इस कॉर्ड, इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करने वाले कॉर्ड के पैरेलल ये कर्व है जिसकी टेंजेंट है, मतलब टेंजेंट जो इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट बनी हुई है वो और इन दोनों पॉइंट से बनने वाली जो कॉर्ड है वो दोनों क्या है, पैरेलल है। मतलब लाइन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट इज पैरेलल टू द टेंजेंट। अगर इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन और ये टेंजेंट अगर पैरेलल है, इस कर्व की टेंजेंट आपके पास में पैरेलल है, तो क्या होगा कि इसका जो स्लोप होगा, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा वो और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे आपके पास में स्लोप, आंसर, slope of the chord joining the points 2, 0 and 4, 4। भैया दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप कैसे निकालते थे, फॉर्मूला अगर याद हो तो कौन सा भाई, m या dy/dx, जिसको अपन dy/dx कहेंगे, क्या था, y2 - y1 / x2 - x1 था। अब अपन m नहीं कह रहे इसलिए हम m को हटा देते हैं, dy/dx = हो जाएगा ये y2 कितना भाई, ये तो था आपके पास में x1 y1 स्टूडेंट्स और इसको आप क्या कहते थे, इसको आप कहते थे x2 y2। आई बात समझ में, फिर ये तो था आपके पास में क्या, ये था x1 y1
और ये कितना था, ये था स्टूडेंट्स आपका x2 y2। आई बस में घुसी दिमाग में कुछ बात। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे। y2 आपके पास में कितना था, y2 था 4 माइनस y1 कितना 0, x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2। तो 4/2 कट के कितना आ गया 2, दैट इज द स्लोप ऑफ अ कॉर्ड। उस कॉर्ड का स्लोप आ गया जो इस टेंजेंट के क्या है, जो इस टेंजेंट के क्या है, इस टेंजेंट के पैरेलल है। तो इसका मतलब कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट और स्लोप ऑफ द कॉर्ड क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। हमने 11th क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ा है ना। तो आपके पास में हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप निकालो भाई, dy बाई डी एक्स, मतलब इसका रेस्पेक्ट टू dy बाई डी एक्स करना है। तो 2 तो आगे आ गया, कितना बचा x माइनस 2 और इसकी पावर का वापस आपके पास में 1 हो गया और वापस करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो अपन लिख ही नहीं रहे, ओके। तो आपके पास में ये 2x माइनस का कितना हो गया 4, है ना। फिर हम लिखेंगे टेंजेंट, टेंजेंट is parallel to the chord। अगर टेंजेंट कॉर्ड के पैरेलल है तो क्या होगा, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, मतलब उसका जो स्लोप है वो और इसका स्लोप है वो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो हम कहेंगे आपके पास में 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4, इधर चला गया तो 6 इज इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 आ गया, x इक्वल्स टू 3 आ गया। अगर x इक्वल्स टू 3 आ गया तो आपके पास में देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 1। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो पॉइंट कितना आ जाएगा, पॉइंट इज 3,1 इज अवर आंसर। आई बात समझ में, पॉइंट आपके पास में आ गया 3,1 जो आपके पास में आंसर है। बस इसमें जो ध्यान रखना था स्टूडेंट्स, वही ध्यान रखना था कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल थी, किसके पैरेलल थी, कॉर्ड के। कौन सी कॉर्ड के, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड के। तो कॉर्ड क्या होता है, एक लाइन। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप निकाल दिया और टेंजेंट का स्लोप निकाल दिया, दोनों के स्लोप को हमने इक्वल कर दिया। तो आपके पास में क्या आ गया, x और y आपके पास में आ गया, और वही तो हमें निकालना था पॉइंट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में पॉइंट निकल गया है आपके पास में, दैट इज 3,1, 3,1 इज अवर आंसर। तो आपके पास में ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा 8। इसके बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज। आपके पास में y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 11, ये कह रहा है कि टेंजेंट ये है ना। इसने अपने को टेंजेंट दे रखी है और कर्व दे रखा है। अरे भाई टेंजेंट दे दी है तो उसका स्लोप और कर्व का स्लोप ऑफ अपनी तरफ से जो निकालते हैं वो, तो दोनों का स्लोप क्या होना है, दोनों का स्लोप इक्वल होना है। सीधी सीधी बात है, अगर इन्होंने पहले से अपने को टेंजेंट दे देते हैं कि भाई टेंजेंट आपके पास में इतनी है, तो टेंजेंट का स्लोप और जो आपके पास अपन निकालेंगे कर्व का स्लोप, उन दोनों के स्लोप क्या करने हैं, इक्वल करने हैं। तो चलते बेटा क्वेश्चन नंबर अपन 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल से, बस आपको समझना है एक बार अगर समझ में आ गए तो सारी चीज़ें होगी, सारी की सारी 11th क्लास की चीज़ें है ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है आपके पास में कि ये जो कर्व दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5 एट विच इज द टेंजेंट इज, ये इसकी टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है। टेंजेंट इज y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 11 है। क्वेश्चन ने ये दे रखा है कि इस कर्व की टेंजेंट ये है, तो आप वो पॉइंट निकालो जहाँ पे ये टेंजेंट रखी गई है। भैया इस कर्व की टेंजेंट इन्होंने पहले से निकाल के दी कि उस टेंजेंट की इक्वेशन ये है, तो हम क्या करेंगे कि इस कर्व की जो अपनी तरफ से स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालते हैं, अपनी तरफ से जो निकालेंगे वो, और इस टेंजेंट का स्लोप दोनों एक ही लाइन होगी। भाई ये इसने कहा कि लाइन ये है, हम कहेंगे कि भाई हम जो निकालेंगे वो स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है, और वही टेंजेंट ये है। तो इस लाइन का स्लोप और जो हम यहाँ से स्लोप निकालेंगे वो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल, क्योंकि दोनों एक ही लाइन है। आई बात समझ में। तो हमने क्या किया कि इस कर्व का स्लोप निकाला, वो स्लोप का नाम क्या होगा, वो होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। हमारी तरफ से कर्व का स्लोप क्या होना चाहिए, जो टेंजेंट बनी है टेंजेंट टू द कर्व, उसका स्लोप क्या होना चाहिए, टेंजेंट का स्लोप। तो हमने वो निकाला, ये 3x स्क्वायर माइनस 11x आ गया। अब इन्होंने कहा कि भैया जो स्लोप आपने निकाला है ना, वो ये लाइन है, लाइन इक्वेशन हमने निकाली जो ऐसी है। तो हम कहेंगे कि भैया अगर लाइन यही है तो इस लाइन का स्लोप और जो हमने निकाला है वो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल, क्योंकि दोनों एक ही लाइन है। तो इस लाइन का स्लोप हमने निकाल दिया। इस लाइन का स्लोप हमने निकालने के लिए देखो y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 11 था, 11th क्लास में चले तो हमने इसको कंपेयर किया y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से।
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हमने इसको कंपेयर कर दिया, m की वैल्यू आ गई, m आपके पास में कितना हो गया, m हो गया 1, एम एक्स प्लस सी, तो m कितना हो गया, m हो गया आपके पास में 1 हो गया, तो m की वैल्यू 1 आ गई। तो हमने कहा कि ये भी टेंजेंट है जो दे रखी थी वो, और ये हमने निकाले वो, भैया दोनों है तो एक ही चीज़, अगर दोनों एक ही चीज़ है तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप हमने कर दिया स्टूडेंट्स इक्वल, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट की इक्वेशन है और स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमने फाइंड किया है। दोनों इक्वल करते तो x की वैल्यू 2 आ गई, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 2 पुट किया तो y इक्वल टू 9 आ गया, तो पहला पॉइंट 2,9 हो गया, और x इक्वल टू -2 पुट किया तो y इक्वल टू कितना आ गया 19, तो दूसरा पॉइंट कितना हो गया -2,19। ओके, बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है स्टूडेंट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास में कौन सा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो ये कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑन लाइन हैविंग द स्लोप, सभी लाइन है जिसका स्लोप कितना है -1 है, समझना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग द स्लोप -1 दैट आर द टेंजेंट टू द कर्व, जो कर्व के लिए टेंजेंट है उन सबका स्लोप कितना है -1 है। तो भैया स्लोप -1 गिवन है और कर्व गिवन है, तो कर्व का जो स्लोप निकालेंगे वो, और जो उसके किसके इक्वल रख देंगे, -1 के इक्वल रखेंगे, पॉइंट आ जाएंगे तो आपके पास में हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। आई बस में पॉइंट आ जाएंगे तो इक्वेशन निकल जाएगी अपने पास में। तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, है ना, 2 पॉइंट्स निकलेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला लगाना है 11th क्लास के अकॉर्डिंग, ये आपको करना है। 10 आपको करना है, 11 भी यही करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग द स्लोप ऑफ 2 ऑफ द कर्व, तो कर्व का स्लोप आपको 2 दे रखा है, तो कर्व का dy/dx निकालेंगे, उसके सामने रख देंगे 2, है ना, तो आपके पास में पॉइंट्स निकल जाएंगे आपके पास में। तो देखेंगे कि आपके पास में पॉइंट्स निकल गए, उसके बाद में क्या निकालनी है आपको, इक्वेशन सेम 12, 13 और 14, है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास में 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 ये आपको क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट्स HW में, है ना, और प्रॉब्लम्स होती है तो आपको मेरे से पूछना है। तो इसी के साथ आपके पास में जो 6.3 एक्सरसाइज है उसके आपके पास में 14 क्वेश्चन तक हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे, मतलब ओके, क्वेश्चन नंबर 15 से। ओके स्टूडेंट्स, इसको करें, समझ में नहीं आने पर आप मेरे से पूछ सकते हैं प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, बाय।